तो हाँ जी, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर। तो बीआरएस तक की बातें हो गई थी हमारी। आज की इस क्लास के अंदर, खास क्लास के अंदर, ट्रायल बैलेंस की बातें करनी है हमें, जहां काफी जल्दी से फटाफट से खत्म कर जाएंगे ट्रायल बैलेंस नाम का पूरा चैप्टर, जिसके अंदर शुरुआती थ्योरी से लेकर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो सारी बातें करने वाले हैं हम काफी कम वक्त के अंदर। तो लेक्चर नंबर 35 है आपका। लाइन से सभी लेक्चर्स आपके अवेलेबल हैं, ओनली एट अकाउंट्स अवेलेबल है, तो चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन पे अवेलेबल करा रहा हूं आपको, तो जाकर चेक करिए और सभी लेक्चर लाइन वाइज देखें, अपने अकाउंट्स के कंसेप्ट अच्छे और बेहतर बनाएं। तो चलो फिलहाल मैं वापस आता हूं आज के क्लास के इस टॉपिक पर, जहां हमें करनी है जी ट्रायल बैलेंस की बातें। क्या होता है ट्रायल बैलेंस? आज से पहले नाम में भी हो सकता है सुना हुआ हो, में भी हो सकता है ना सुना हुआ हो, लेकिन ये तो मैं मान के चलूंगा कि भाई ट्रायल बैलेंस से पीछे की कुछ अकाउंटिंग हमने सुनी हुई है। तो जो शुरुआती थ्योरेटिकल बातें हैं वो क्या हैं हमारी, कि अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जहां हर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, हर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं मेरे बाबू, जिसका अपना अपना कोई ना कोई पर्पस होता है। जैसे कि जर्नल नाम का डॉक्यूमेंट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के अंदर प्रिपेयर करना सीखा था, जिसका की पर्पस था रिकॉर्डिंग ऑफ अ डेटा। देन इसके बाद में चैप्टर नंबर 9 के अंदर आप लोगों ने लेजर नाम का डॉक्यूमेंट बनाया था, जिसका काम था डेटा को क्लासिफाई करना। तो इसी अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर 1 2 3 नहीं बल्कि 4 कदम होते हैं, जो कि 4 स्टेप होते हैं, 1 2 3, तीसरा कदम है आपका कि ट्रायल बैलेंस, जो कि अब फिलहाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर डेटा को हम समराइज करते हैं। इसका अपना फॉर्मेट होता है, चीजों को रिकॉर्ड करने का तरीका होता है। और जैसा कि कह रहा था मैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस में 1 2 3 नहीं बल्कि 4 कदम होते हैं, तो जो सबसे आखिरी स्टेप होता है वो फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे। क्लास 11th के बिल्कुल आखिरी में पढ़ोगे आप, जो कि होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जहां पर हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, अपनी फर्म कंपनी का फायदा नुकसान निकालेंगे। तो खैर फिलहाल हमें उसकी बातें नहीं करनी, क्लास 11th के बिल्कुल एंड मोमेंट पर वो चीजें पढ़नी है हमें, तो वो भी पढ़ेंगे सक्सीडिंग क्लासेस के अंदर हम लोग। फिलहाल के लिए तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ट्रायल बैलेंस कहां एग्जिस्ट करता है। तो जर्नल के बेसिस पे ही लेजर बनाए जाते हैं, तो इस तरीके से लेजर के बेसिस पे ही आपके ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाएगा। जहां लेजर के अंदर ढेरों सारे अलग अलग तरह के अकाउंट होते हैं, तो उन अकाउंट के जो एंड बैलेंसेस होते हैं, लेजर उम्मीद करता हूं बनाना सीखा था आप लोगों ने, नहीं भी सीखा तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ट्रायल बैलेंस बड़े आराम से सीख जाने वाले हो। मान के चलिए क्लास 11th का सबसे आसान चैप्टर है आपका ट्रायल बैलेंस, बहुत आराम से सीख जाओ। तो लेजर के जो कि एंड बैलेंसेस होते हैं, यानी कि जितने भी बैलेंसेस होते हैं, तो उन बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं, दिखाते हैं, ऐसे करके बातें हैं। तो देखो ट्रायल बैलेंस होता क्या है, तो होगा तो एक तरह का डॉक्यूमेंट ही। अकाउंटिंग में जो भी चीजें होती हैं किसी ना किसी तरह के डॉक्यूमेंट ही होते हैं, दस्तावेज होते हैं। तो जरा आराम से है तो एक तरह का डॉक्यूमेंट ही, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, ये कहां से बनाया जाता है, क्या ये जर्नल से बनता है, तो जवाब है ना, ये लेजर से बनाया जाता है मेरे बाबू। लेजर में जितने भी बैलेंसेस हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू द ट्रायल बैलेंस। अगली बात आती है जी सर जी इसका फॉर्मेट कैसा होता है वगैरह वगैरह। तो देखो डेफिनेशन भी हम इसकी पढ़ेंगे, अभी के अभी पढ़ेंगे, थोड़ी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है पहले ट्रायल बैलेंस को बनाना सीख लेते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, पहले मैं थ्योरी को इतना ज्यादा टेकअप नहीं करता आमतौर पर। थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आती है हमें जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन कर चुके हो, जब किसी चीज की रूह आत्मा को हम छू के आ चुके होते हैं, तब उसके शरीर को काफी अच्छे से महसूस कर पाते हैं। तो कुल मिला के मुद्दे की बात यह है, क्या मुद्दे की बात है, कि पहले हम चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम थ्योरी को रीड करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से हमें थ्योरी समझ में आने वाली है। हाँ, बात रही फॉर्मेट की क्लैरिटी जरूर दे देता हूं अभी के अभी। तो फॉर्मेट बड़ा आसान सा है मेरे बच्चा, बिल्कुल जर्नल के जैसा फॉर्मेट रहता है। जैसे जर्नल के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनाया करते थे, है ना, ऐसे ही तो बनता था हमारे जर्नल का फॉर्मेट, ऐसे बनता था, जहां एक मेरा डेबिट कॉलम हुआ करता था, एक मेरा क्रेडिट कॉलम हुआ करता था, ठीक है जी, और एक हम एलएफ का कॉलम भी बना लिया करते थे। यहां हमारा पर्टिकुलर्स रहता था और यहां हम सीरियल नंबर भी बनाते थे, डेट लिखते थे, यहां डेट तो नहीं आएगी, यहां हमेशा आएगा सीरियल नंबर, ठीक है जी। तो ऐसे करके मेरा फॉर्मेट रहेगा। तो बिल्कुल जर्नल के जैसा फॉर्मेट है, कोई भी खास बदलाव नहीं है आपका एज सच। हाँ, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आप चाहो तो ये एलएफ का कॉलम ना भी बनाओ तो चलेगा, अगर आप चाहो तो एलएफ का कॉलम ना भी बनाओ तो चलेगा, ये सीरियल नंबर ना भी बनाओ तो चलेगा, बट बना ही देना, क्या ही दिक्कत है। एक ही लाइन याद कर लो कि जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है वो बिल्कुल जर्नल के जैसा है। अब अगर ये एक लाइन याद आप कर लोगे तो फॉर्मेट तो खुद ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो बात रही फॉर्मेट की, तो वो तो कर ली हम लोगों ने।
अब ये इंपॉर्टेंस भी मैं बाद में ही रीड करा दूंगा, ठीक है जी। वन से एक बार ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब जरा क्वेश्चन देखते हैं हम ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन कैसा होता है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर काफी सारे अलग अलग बैलेंसेस दिए हुए होते हैं आपको, जैसे फिक्स एसेट, कैपिटल, डेटर वगैरह वगैरह। तो काफी सारे बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इसे ट्रायल बैलेंस में प्लेस करना है। ट्रायल बैलेंस जिसका कि फॉर्मेट कह रहे थे हम कि सीरियल नंबर होता है, पर्टिकुलर्स होते हैं हमारे, ठीक है जी। पर्टिकुलर्स के बजाय अगर आप नेम ऑफ अकाउंट्स भी लिखना चाहो, क्योंकि देखो टेक्निकली आप यहां पर नेम ऑफ अकाउंट्स ही लिखने वाले हो, पर्टिकुलर्स लिखो आप, नेम ऑफ अकाउंट्स लिखो, एक ही बात है आपकी। मैंने एलएफ का कॉलम नहीं बनाया है, आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं है उस चीज। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप एलएफ का कॉलम बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी 11वीं क्लास में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 11वीं क्लास में तो आपके स्कूल के टीचर ज्यादा, ठीक है जी, देखते हैं कि हाँ भाई हमने जैसा पढ़ा है बिल्कुल टू द पॉइंट वैसा ही होना चाहिए। तो अगर आपके स्कूल के टीचर ये प्रेफर कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर एलएफ का कॉलम जरूर होना चाहिए तो फिर तो जरूर होना चाहिए। हाँ, अगर उन्होंने भी कहा है कि लीनियंट है, इट्स ओके, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, तो ठीक है, मत बनाना, क्या ही दिक्कत है। तो देखो बेसिक सा हमारा फॉर्मेट ये रहने वाला है, ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस का। और ऊपर हेडिंग डाल देते हैं। ऊपर हेडिंग तो हमेशा डालते ही हैं हम, जो भी चीज प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं हम। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए जो बेसिक से हमारे रूल हैं वो काफी ज्यादा छोटे और काफी ज्यादा कम हैं, कि आपको चीजों को क्लासिफाई करना है। किस में क्लासिफाई करना है मेरे बच्चा? हम लोग जानते हैं, एसेट जी क्या जानते हैं हम जानते हैं कि या तो चीज एसेट की कैटेगरी में क्लासिफाई करती है, या फिर लायबिलिटी की कैटेगरी में क्लासिफाई करती है, या फिर एक्सपेंस की कैटेगरी में क्लासिफाई करती है, और या फिर इनकम की कैटेगरी में क्लासिफाई करती है। तो देखो पूरी अकाउंट्स का बेस हमारा यही है कि हम किसी भी चीज को एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस या इनकम बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं वेजेस की बात करूं तो वेजेस एक एक्सपेंस होता है, एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, वेजेस एक एक्सपेंस होता है। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, ठीक है। मतलब हर एक जो चीज होगी वो या तो एसेट होगा, या लायबिलिटी होगा, या एक्सपेंस होगा, या इनकम होगा। जैसे जो फिक्स एसेट है इसके तो नाम में ही एसेट्स आ रहा है, जो कैपिटल होती है वो मेरी लायबिलिटी होती है, ये हम जानते हैं। तो देखो इस चैप्टर को करने के लिए बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी। बस क्या आप ये चीजें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये एसेट है कि लायबिलिटी है कि एक्सपेंस है कि इनकम है? अगर हाँ, चीज बड़ी आसान है। जितने भी आपके एसेट्स होंगे या जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, उन सब का बैलेंस हमेशा आप डेबिट साइड में ही लिखने वाले हो। जितनी भी लायबिलिटी होंगी, जितनी भी इनकम होगी, उन सभी का बैलेंस हमेशा आप क्रेडिट साइड में लिखने वाले हो। तो बस ऐसे करके बातें हैं। जैसे यहाँ पर फिक्स एसेट्स आपका कितना है, 2,46,000। तो बस फिक्स एसेट आप नंबर 1 यहाँ पर डाल दोगे, कोई डेट वगैरह आपकी आती नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी। तो फिक्स एसेट्स, क्योंकि मैंने कहा था कि फिक्स एसेट जो कि हैं वो आपके एसेट्स हैं, तो ठीक है, अकॉर्डिंगली आप उन्हें डेबिट साइड में डाल दोगे तो 2,46,000 आपका यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके अलावा ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 आप डाल दोगे, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 में क्या आएगा? कैपिटल आएगा, जो कि आपकी लायबिलिटी होती है। अब लायबिलिटी का तो क्या कहा था मैंने कि लायबिलिटी तो क्रेडिट होगी। तो देखो अगर एसेट या एक्सपेंस है तो डेबिट में लिखोगे, लायबिलिटी या इनकम है तो क्रेडिट में लिखोगे। तो बस इतनी सी बात है। तो कैपिटल तो लायबिलिटी होती है 2.5 लाख रुपए की, तो आप क्रेडिट में लिखोगे। तो सेकंड नंबर का क्या है हमारा? कैपिटल। कैपिटल को आप कहां लिखोगे? क्रेडिट में लिखोगे, 2,50,000, ऐसे करके बात है हमारी। और ऐसे ही पॉइंट नंबर 3, तो ऐसे ही लिखते जाना है हमें। क्या करना है? बस यही काम करने हैं, ठीक है। डेटर तो हमारा क्या होता है? डेटर तो एसेट होता है, और एसेट को क्या कहा था हमने? एसेट तो क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो जो डेटर है 20,000 के वो डेबिट में, और जो क्रेडिटर है 22,000 के वो क्रेडिट में, क्योंकि वो तो मेरी लायबिलिटी होती है। तो बस ऐसे ही क्लासिफाई करना है आपको, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अगर इसमें से किसी भी आइटम की अंडरस्टैंडिंग में आपको परेशानी है कि हाँ भाई जो परचेजेस होगा वो क्या होगा सर जी, या ऐसे करके किसी भी अकाउंट को लेके आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप कि हाँ भाई सर ये बता दो कि इस अकाउंट का नेचर क्या होने वाला है। या जिन अकाउंट का नेचर मैं बता भी रहा हूं, अगर उनमें भी डाउट है तो शौक से कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, बेशर्मों की तरह कमेंट कर, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो डेटर्स हमारे कितने हैं? डेटर्स हमारे 20,000 रुपए के हैं। डेटर्स हमारे कितने हैं? 20,000 रुपए के हैं। और जो क्रेडिटर्स हैं वो भी हमें शो करने हैं। तो बस लाइन से ऐसे ही शो करते जाएंगे हम लोग। तो जो डेटर्स हैं वो हमारे कितने हैं? 20,000 रुपए के हैं। और जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारे 22,000 रुपए, ठीक है जी। अपोजिट साइड में अगर आपको ऐसे डैश डैश भी लगाना है तो डैश डैश लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा हमारा काम, कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे ही करके खूब सारे अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। खैर, तो जितने भी हमारे अकाउंट है सबके सब आपको लाइन से लिखने हैं, बस यही काम करते जाना है। जैसे कि परचेजेस 35,000, अब मैं जल्दी कर देता हूँ, ठीक है, जल्दी करते हैं।
तो परचेजेस जो कि है वो मेरा 35,000 है, तो शॉर्ट में ही लिख देता हूँ कि जो परचेजेस है वो मेरा एक्सपेंस है। परचेजेस मेरा क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड में आएगा। तो परचेज मेरा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड में आएगा। सेल्स मेरी 53,000 की इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड में आएगी। तो जो एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट में हम लिखते हैं और जो इनकम होती है वो हम क्रेडिट में लिखते हैं। सर जी ये तो बहुत छोटी बातें हैं। हाँ हाँ सच में छोटी बातें, तभी तो कह रहा था मैं ट्रायल बैलेंस आसान है। जो रिटर्न आउटवर्ड है वो कुछ और नहीं बल्कि परचेज रिटर्न है। तो देखो परचेजेस का नेचर क्या होता है, परचेजेस का नेचर तो डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड का नेचर तो क्रेडिट होगा मेरे बाबू। तो डन, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। तो ये कितना हमारा दिया हुआ है रिटर्न आउटवर्ड 500 रुपए का, और रिटर्न इनवर्ड भी है 1000 रुपए का। तो ठीक है अभी के अभी लिख देता हूं मैं। तो रिटर्न इनवर्ड भी है। अब जो रिटर्न आउटवर्ड है वो तो परचेज रिटर्न है 500 रुपए का, तो उसको तो मैं दिखाऊंगा क्रेडिट साइड में। और जो रिटर्न इनवर्ड है वो कुछ और नहीं बल्कि सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है। तो सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न का तो अपोजिट होगा, डेबिट होगा। तो डेबिट में हम लिख देंगे यहाँ पर 1000 रुपए। तो ऐसे करके बातें करनी है हमें, और बस ऐसे ही करके बातें करनी है हमें। बिल पेबल है, बिल रिसीवेबल है। बिल पेबल 4000 का, बिल रिसीवेबल 8000 रुपए का। तो जो बिल पेबल है, पीपी शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। जो बिल पेबल है वो तो मेरी नेचर वाइज क्या होती है, जो बिल पेबल है भाई पे करना है, तो ये तो लायबिलिटी है आपकी। अब लायबिलिटी है तो क्या होगा, आपका ये क्रेडिट होगा। और बिल रिसीवेबल पैसा मिलने वाला है आपको, तो ये तो आपका एसेट बनने वाला है, ठीक है जी। यानी कि बिल पेबल मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत पेमेंट करनी है आपको, तो पेमेंट करनी है तो लायबिलिटी है। बिल रिसीवेबल मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत पैसा आना है, तो वो आपका एसेट की कैटेगरी में आएगा। तो जो बिल पेबल है वो आपका 4000 रुपए का है, तो बिल पेबल आपका 4000 क्रेडिट साइड में आएगा, और जो बिल रिसीवेबल है वो 8000 रुपए का डेबिट साइड में आएगा। ऐसे करके बातें हैं। खैर इसके अलावा हो गया हमारा, हाँ पॉइंट नंबर 11 और 12, ये लो 12 भी यही लिख देते हैं हम। तो पॉइंट नंबर 11 क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट 6000 रुपए का है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है जी, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखो बैंक तो मेरा एसेट होता है, लेकिन जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो तो मेरी लायबिलिटी होगा, क्योंकि मैंने बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया है, ज्यादा पैसा निकाल लिया है, तो वो मेरी लायबिलिटी होने की वजह से मैं क्रेडिट बैलेंस शो करूंगा। तो देखो प्रिंसिपल तो काफी छोटे से हैं, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एसेट है कि एक्सपेंस है, एसेट है या एक्सपेंस है। तो डेबिट में लिखोगे, लायबिलिटी इनकम है तो क्रेडिट में लिखोगे। हाँ थोड़ी बहुत कुछ एक्स्ट्रा बातें भी क्या होने वाली है तो हाँ होंगी, तो उनको हम करेंगे और काफी ध्यान से समझ जाएंगे लिमिटेड टाइम के अंदर ही। बहुत आसान सी और छोटी छोटी बातें हमारी। तो चलो जी अगला आइटम क्या है, अगला आइटम हमारा ओपनिंग स्टॉक है, और ये भी हमारा क्या होता है, एसेट ही होता है हमारा। तो एसेट है और ये 7500 का आपका आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक, खाली स्टॉक भी लिख सकते हो आप, ओपनिंग स्टॉक लिखना चाहो ओपनिंग स्टॉक लिख दो, तो 7500 से आपका यहाँ आ जाएगा। और क्योंकि मेरा पेज हो चुका है बिल्कुल फुल, तो अब मैं नेक्स्ट पेज पर कैरी ऑन कर जाऊंगा। हालांकि सिर्फ 3 ही आइटम बचे हैं, वेजेस, सैलरी और रेंट, और ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों आपके एक्सपेंस की ही कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि नेक्स्ट पेज पे मैं कैरी ऑन कर देता हूँ, ठीक है जी। और नेक्स्ट पेज पे अब बेसिक सा फॉर्मेट में बना देता हूँ, ठीक है जी। और मुझे कितने आइटम दिखाने हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 ही आइटम दिखाने हैं, ठीक है। तो जो आइटम थे वो मेरे 11 और 12 आइटम तक हो गए थे। तो आइटम नंबर 13 में यहाँ दिखाऊंगा, 14 में यहाँ दिखाऊंगा और 15 में यहाँ दिखाऊंगा। और जो आइटम लास्ट के 3 हैं वो हैं आपके वेजेस, सैलरी और रेंट। तो वेजेस आपको शो करना है, वेजेस, सैलरी आपको शो करना है और रेंट आपको शो करना है। और क्योंकि ये तीनों के तीनों आपके एक्सपेंस की कैटेगरी में है, तो होंगे तो तीनों के तीनों डेबिट ही, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। तो 6000, 9000, 3000, 6, 9 और 3, तो 6000, 9000 और 3000। तो ऐसे करके बातें हो गई। और देखो जैसे ही आप सारा का सारा डेटा कर चुके हो, आप तो अपनी कॉपी के अंदर करोगे तो एक पेज पे ही आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप ये सारा का सारा काम कर चुके होते हो, यानी जर्नल से लेजर में डेटा को डालते हो, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो, तो फिर ट्रायल बैलेंस की आप ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करते हो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करते हो, और जरा आराम से बारी बारी से टोटल करते हो। और ये जो टोटल है मेरे बच्चा, ये हमेशा आपका हमेशा 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 बराबर आना चाहिए। ट्रायल बैलेंस का टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर आपका बराबर है, अगर आपका बराबर है, तो ये इस बात का सबूत है। किस बात का सबूत है ये, कि आपने जो अपनी अकाउंटिंग की है वो काफी एक्यूरेसी से की है, काफी अच्छे तरीके से की है, अगर ये बराबर है। और अगर ये बराबर नहीं है तो फिर इस बात का क्या मतलब, तो इस बात का मतलब है सर जी कि अगर ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं है तो अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं। अकाउंटेंट ने या तो जर्नल में कोई गलती कर दी है, या अकाउंटेंट ने लेजर में कहीं कोई गलती कर दी है। तो अकाउंटेंट के द्वारा बनाया गया ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वल होता है एक अच्छे अकाउंटेंट के द्वारा बनाया गया ट्रायल बैलेंस। अगर अकाउंटेंट ने कहीं भी कोई भी गलतियां की हैं, तो डेफिनेटली श्योर है ये बात कि ट्रायल बैलेंस मोस्ट प्रोबेबली पूरी संभावना है कि वो डिसएग्री कर जाएगा, वो बराबर नहीं आ पाएगा मेरे बाबू सोना है। तो कुल मिला के जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन करने के लिए बेसिक जो प्रिंसिपल है वो हमारे इतने से ही है। देन उसके बाद में यहाँ पर टोटल करते हैं हम। जैसे अभी के अभी भी अगर टोटल करें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा, तो टोटल कर लें आप। चलो मैं कर लेता हूं, कट कर दूंगा इस पार्ट को, तो मैं कैलकुलेशन कर, तो कर ली कैलकुलेशन मैंने, ठीक है जी। 3,35,000, 3,35,500 ये आपका आएगा। और दोनों ही साइड की जो की फिगर होंगी वो आपकी यही आने वाली है। तो ऐसे करके बातें हो गई हमारी। तो यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है।
चलो जी ठीक है। तो देखो ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में तो यही करना होता है। इसके अलावा हाँ एक आखिरी बात जरूर कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया हुआ था, इन्होंने ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, तो क्या कभी क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ हो सकता है या नहीं? तो जरा आराम से ये कुछ एक्स्ट्रा अदर इंफॉर्मेशन की बातें करनी है हम लोगों को, यानी कि ये कुछ एक्स्ट्रा केसेस हैं मान के चलिए, ठीक है जी। तो जिसके अंदर सबसे पहली बात तो यही आपको कंसीडर करके चलनी है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन in a trial balance. Closing stock is not shown in a trial balance. आम सर्कमटेंसेस के अंदर नॉर्मली यही होता है, ठीक है जी। आम सर्कमटेंसेस के अंदर नॉर्मली यही होता है। तो देखो जब कहीं भी आम सर्कमटेंसेस होंगे तो अगर बाय चांस आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हो क्वेश्चन ने, हमारे क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं था, वो ज्यादातर नहीं दिया होगा, तो अगर दिया भी होगा तो आपको उसे नहीं दिखाना है। आपको तो अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर सिर्फ क्या क्या शो करना है, बताओ क्या क्या शो करना है। अगर मैं बात करूं क्या क्या शो करना है, तो आपको परचेजेस शो करनी है, परचेजेस तो दी होती है, ठीक है जी। परचेजेस शो करनी है डेबिट साइड में, ठीक है जी। इसके अलावा आपको ओपनिंग स्टॉक शो करना है, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक शो करना है कहां? डेबिट साइड में। क्या आपको क्लोजिंग स्टॉक शो करना है? तो जवाब है ना। क्लोजिंग स्टॉक को मैं नीचे लिखकर बड़ा सा क्रॉस लगा रहा हूं, यानी इस तरह की परिस्थिति में आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं शो करना। लेकिन जरा आराम से देखो, वो बात है नॉर्मली, और एक बार हम बात करेंगे समटाइम्स वाली है। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो सर जी बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कभी कभी, तो कभी कभी ये क्लोजिंग स्टॉक मेरे प्यारे दुलारे ट्रायल बैलेंस में भी आ जाता है। और कब आता है ये ट्रायल बैलेंस में ये छोटू सा क्लोजिंग स्टॉक? तो वेन एवर, जब कहीं भी क्वेश्चन के अंदर आपको परचेजेस नहीं बल्कि एडजस्टेड परचेजेस दी होगी। तो जब कहीं भी क्वेश्चन के अंदर परचेजेस के प्लेस पे एडजस्टेड परचेजेस दी हुई हो, तो उस सिचुएशन में मेरे प्यारे बंधु आ जाता है मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के अंदर, और हो जाती है वो कभी कभी ना होने वाली बातें। क्या कर सकते हैं बताओ? तो ये कभी कभी वाली बातों में हम क्या लिखने वाले हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक इज शोन, ये दिखा दिया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन ट्रायल बैलेंस। कभी कभी दिखाते हैं हम ट्रायल बैलेंस में। कब दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर? अगर सपोज करो बात करूं, तो अगर क्वेश्चन के अंदर यहां मैं लिख देता हूं इफ एडजस्टेड परचेजेस इज गिवन। अब देखो ये एडजस्टेड परचेजेस टेक्निकली क्या होती है, तो ये आपको आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा। फिलहाल के लिए तो आप इन्हें कुछ जरूरी तथ्यों के तौर पर, पॉइंट्स के तौर पर माइंड के अंदर रिटेन करिए कि अगर देखो आमतौर पे क्वेश्चन के अंदर परचेजेस गिवन होती है, परचेजेस गिवन है, ओपनिंग स्टॉक दिखाना है, बस बात खत्म हो गई। ओपनिंग स्टॉक गिवन है दिखाओ, परचेजेस गिवन है दिखाओ, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाना। ये आमतौर पर, और यही होगा आमतौर पर सभी क्वेश्चन में। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि एडजस्टेड परचेजेस गिवन होगी। अब अगर एडजस्टेड परचेजेस गिवन होगी तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? तो देखो उस सिचुएशन में आपका जो बनाया गया ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर होगा क्या? तो भाई क्योंकि क्वेश्चन में तो एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, तो जो एडजस्टेड परचेजेस है वो आप को दी हुई होगी, आप उसे दिखाओगे। किस तरफ दिखाओगे? डेबिट साइड में दिखाओगे। और जैसा कि मैं कह रहा था कि इस तरह की परिस्थिति में आप क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हो, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसे आप यहां पर दिखाओगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में दिखाना है आपको उस सिचुएशन के अंदर, ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे यहां इस पहले केस के अंदर मैंने कहा था कि ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा, तो ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग को मैंने लिख के काट दिया कि क्लोजिंग नहीं आएगा इस सिचुएशन में, बट इस सिचुएशन में ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक को मैं लिख के काटने वाला हूं, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के ये कुछ केसेस ऐसे हैं कि आमतौर पे तो यही होता है कि ओपनिंग आप दिखाते हो, क्लोजिंग नहीं दिखाते हो, व्हेनेवर परचेज इज गिवन। लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज इज गिवन तो उस सिचुएशन के अंदर आपको क्लोजिंग को दिखाना है बट ओपनिंग को नहीं दिखाना है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा अदर जरूरी बातें हो गई जो कि जरूरी याद रखनी है आपको। अदरवाइज तो आमतौर पर तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, उसमें सिर्फ एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम ये आइडेंटिफाई करो। और अब हम काफी ज्यादा आसानी से इसकी थ्योरी भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जैसे अगर इंपॉर्टेंस की बात करूं तो देखो मेनली जो ये ट्रायल बैलेंस है ये हमारी बुक्स के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है कि हमने कितने अच्छे तरीके से अकाउंटिंग की हुई है, क्या हमने सारा का सारा डेबिट और सारा का सारा क्रेडिट बिल्कुल सही तरीके से रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है। अगर वो इक्वल आया आपका आखिरी में ट्रायल बैलेंस तो सब कुछ बिल्कुल सही है, और अगर इक्वल नहीं है तो क्या? तो अगर इक्वल नहीं है तो गलतियां हैं। तो कुल मिला के गलतियों को ढूंढने में भी आसानी करता है ट्रायल बैलेंस, है ना भाई। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, गलतियों को ठीक करने में मदद करता है। और जैसा कि सबसे शुरुआत में मैंने कहा था कि भाई जर्नल से बनता है आपका लेजर, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, तो मेरे बाबू मेरे सोना है ट्रायल बैलेंस से भी तो कुछ बनता होगा,
ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है? तो ट्रायल बैलेंस से बनती है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो मेरा चौथा कदम रहने वाला है, जो कि हम क्लास 11th के लगभग आखिरी चैप्टर्स में बनाना भी सीखेंगे, बैलेंस शीट और जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुकारते हैं। तो ट्रायल बैलेंस की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कुल मिला के ये भी कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब हम बना लेते हैं तो काफी फैसिलिटेट हो जाता है हमारा ये काम, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम आसानी से बना पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं अभी इंपॉर्टेंस के भी एक एक पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। और अब मैं बात करता हूं, है क्या बात करता हूं, डेफिनेशन की। आओ चमत्कारिक तरीके से डेफिनेशन को लिखना सीखें। है ये क्या तरीका हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो कुछ गलत हो गया। ये आ गई मेरी डेफिनेशन, ये देखो, है देखा आज से पहले ऐसा जादू, कभी कभी जादू भी करते हैं हम। आ गई मेरी डेफिनेशन, आ गई, और क्या। खैर, तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये स्टेटमेंट है, यानी कि कोई किसी तरह का अकाउंट नहीं है, बल्कि एक लिस्ट है हमारी। और कैसी लिस्ट है? तो देखो आपने भी देखा है कैसी लिस्ट है कैसी लिस्ट है, क्या लिखा हुआ है आपने? तो आपने काफी सारे अकाउंट लिखे हुए हैं, काफी सारे अकाउंट के डेबिट बैलेंस है, कुछ एक के क्रेडिट बैलेंस है। तो बेसिकली ये क्या है? ये एक तरह की लिस्ट है, ये एक तरह की स्टेटमेंट है, जिसके अंदर काफी सारे तरह के अकाउंट आपको नजर आते हैं, और जिसके अंदर डेबिट बैलेंस भी होते हैं और क्रेडिट बैलेंस भी होते हैं। और इसका मेन पर्पस क्या होता है? ये आपने इंपॉर्टेंस के अंदर पढ़ लिया है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता करना है इसका मेन पर्पस है। तो देखो किसी भी चीज को डिफाइन करना है तो वो कैसी दिखती है, कैसी दिखती हो तुम, है कैसी दिखती हो? अब बड़ी सुंदर दिखती हो। तो ट्रायल बैलेंस कैसा दिखता है ये भी तो सोचो। तो ट्रायल बैलेंस दिखता है मेरे बच्चा, कैसा दिखता है ट्रायल बैलेंस? तो ट्रायल बैलेंस दिखता है जिसमें कि एक तरफ अकाउंट होते हैं, एक तरफ डेबिट बैलेंस, एक तरफ क्रेडिट बैलेंस। तो ऐसा दिखता है ट्रायल बैलेंस। तो इसका पर्पस क्या है, मुद्दा क्या है? एक्यूरेसी पता करना। तो ट्रायल बैलेंस कैसा दिखता है? तो ये बहुत सारे बैलेंसेस को कैरी ऑन करता है, जिसमें डेबिट बैलेंस भी हो और क्रेडिट बैलेंस भी हो, और साथ ही साथ इसके अंदर सारे के सारे लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस रहते हैं, विद व्यू टू वेरीफाई। हम क्या वेरीफाई करना चाहते हैं, क्या हमारी मंशा है, क्या हमारी उद्देश्य है? तो हमारा उद्देश्य है आपको पढ़ाना, शानदार तरीके से पढ़ाना, एक भी डाउट ना बचाना, ऐसे करके बातें। और फिर भी अगर डाउट हो भैया कमेंट कर दो, है बेशर्मों की तरह कमेंट जरूर किया करो। तो विद व्यू टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि ट्रायल बैलेंस को बनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जज कर सकें, जो भी सारा का सारा डेटा लेजर से आया है, ऐसे करके बातें हैं। तो डन। अब ये डेफिनेशन भी आप काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसके हिसाब से लर्न कर सकते हैं कि भाई ट्रायल बैलेंस दिखता कैसा है और इसका उद्देश्य क्या है। तो उस हिसाब को उन दोनों ही चीजों को मिला के इसकी डेफिनेशन। तो डन। इसी के साथ में आज की क्लास की मेरी ट्रायल बैलेंस की बात पूरी ही तरीके से खत्म होती है। क्वेश्चंस भी हमने देख लिए, क्वेश्चन के अंदर जो मेन प्रिंसिपल है वो हम लोगों ने देख लिया है, और साथ ही साथ जो मैक्सिमम थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें हो सकती हैं कि एडजस्टेड परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक कभी आएगा या नहीं आएगा, तो वो भी सारी की सारी बातें कर ली है हम लोगों ने। तो चलिए खैर फिलहाल के लिए ओके डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।